हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग करने जा रहे हैं। यह चैप्टर आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया तो आपके जो बेसिक पार्ट है या बेसिक कंसेप्ट हैं वो इंप्रूव हो जाएंगे, जो आगे आने वाले चैप्टर के लिए वैल्यूएबल रहेंगे। दूसरा क्या है कि इसमें आगे जाके हम हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी यूजफुल रहते हैं। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, जैसे आपको पता है, जैसे क्लोरीन है, दूसरे क्लोरीन के साथ क्या होता है, बॉन्डेड फॉर्म में पाया जाता है। तो केमिकल बॉन्ड को मैं क्या कहूंगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू एटम इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। सिंपल है, क्या कहेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नोट कर लो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द एटम इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आपका नियोन है, आर्गन है, ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, बट आपका क्लोराइड है, दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर, क्लोरीन है वो दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, फ्लोरीन है दूसरे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ऐसा क्यों? तो इस बात को समझाने के लिए हमारे दो साइंटिस्ट हुए, एक कोसेल एक लुइस। ठीक है, इन्होंने एक रूल दिया जिसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या है भी ऑक्टेट रूल? किसने दिया था? कोसेल ने दिया और लुइस ने दिया। ठीक है, कोसेल थे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर स्टडी कर रहे थे और जो लुइस थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पर स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने क्या पाया कि जैसे ये वाले एटम है ये नॉन रिएक्टिव है, बट ये वाले एटम है वो क्या है, आपके रिएक्टिव है। तो इनका कारण क्या होगा? तो इन्होंने क्या किया, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी की, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी की तो पाया कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP6। ठीक है, इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी की, और वो हमें पता है क्या होती है, NH2NP6 होती है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इनकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसलिए ये क्या है, स्टेबल है। उन्होंने ये माना। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि जिनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं। 8 मतलब ऑक्ट से ऑक्टेट रूल आ गया। और जिनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो तो या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन लेकर या इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोरीन का मैंने जैसे यहां लिखा हुआ है, इनकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, मैंने ऐसे लिख दिए। ठीक है, दूसरा क्लोरीन एटम है, उसकी भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे, ये तो आपको पता ही है। तो ये क्या करेगा, शेयर कर लेगा। शेयर कर लेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच के जो होंगे वो इन दोनों में माने जाएंगे, यानी हम ऐसे बना सकते हैं इसको। ठीक है, ये दोनों शेयर कर लिए तो दोनों में गिनेंगे हम, 2 4 6 और 2 8। यहां भी क्या होगा, 2 4 6 8, मतलब दोनों का क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो मतलब ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे। इसी तरह इन्होंने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 281, यानी अगर यह एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ये। और इसी तरह मैं क्लोरीन का एग्जांपल लूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 287, यानी यह अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन देगा और यह एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा और इसका भी ऑक्टेट पूरा। यानी मैंने ये कहा था ये डोनेट करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे, तो ये डोनेट करके अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करके अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो भी, कैसे लिखोगे, टेंडेंसी ऑफ एटम टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ठीक है, दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट आइदर बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयरिंग के द्वारा या लूजिंग करके, इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। समझ आ गया होगा यहां तक? अब आ जाओ भाई, अब हमने कहा कि ऑक्टेट पूरा कैसे कर रहे हैं वो, या तो लूज करके या गेन करके। तो बॉन्ड कैसे बनता है उसको समझो। बॉन्ड दो तरह के होते हैं। बॉन्ड बनते हैं अगर ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से,
जैसे यहां से इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बने, और इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, आपका आयोनिक बॉन्ड होगा। ठीक है। और दूसरा हमने क्या किया, वो अपना ऑक्टेट कैसे पूरा कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से पूरा कर रहे हैं। ठीक है। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं तो शेयरिंग दो तरह की हो सकती है भी, एक तो हो सकती है इक्वल शेयरिंग और एक हो सकती है अनइक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग जैसे मैंने क्लोरीन का एग्जांपल दिया, तो उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। और अनइक्वल शेयरिंग का एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका अमोनिया है, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है और H प्लस है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। अब क्या बन जाएगा, NH4 प्लस बनेगा। इस तरह से दिया एक ने और शेयर दोनों एटम ने किया, इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और यहां क्या हुई है, अनइक्वल शेयरिंग हुई है। तो अनइक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे, या इसका एक नाम और है, इसे डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। क्लियर होगा। ठीक है। यह था हमारा लुईस और कोसेल का ऑक्टेट रूल। ठीक है। हमने इसमें क्या पढ़ा है अभी, ऑक्टेट अपना कोई भी एटम है वो स्टेबल कब होगा, जब उसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। अगर उनके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो वो लूज करेंगे या फिर गेन करके या इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, जैसे मीथेन है, क्या मीथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं, इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भी, 2 4 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मीथेन क्या आपका स्टेबल है अकॉर्डिंग टू लुईस एंड कोसेल। ठीक है। इतना नोट करो। इसके बाद हम करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। हाँ जी, फर्स्ट लिमिटेशन है भी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है। जैसे आपका बेरिलियम डाइक्लोराइड है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, BeCl। इसके पास कितने होंगे, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें ऑक्टेट तो पूरा नहीं हो रहा, तो ये क्या होगी, इसकी लिमिटेशन होगी। लिमिटेशन लिख लेना। दूसरी लिमिटेशन क्या होगी, जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड होता है, इसमें भी क्या होगा, इस तरह से बॉन्ड बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ऑक्टेट इसका भी पूरा नहीं है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ये क्या हो गया, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे। अब दूसरा, अब इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो 8 से कम है, इसलिए हम इन्हें इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कह लो या मॉलिक्यूल कह लो, इलेक्ट्रॉन की कमी है इनमें। ठीक है। ये लिमिटेशन फर्स्ट होगी इसकी। दूसरा है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, नाम ही बता रहे हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, मतलब जाहिर सी बात है सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होंगे, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड नाम सुना होगा आपने, इसके अलावा सल्फर हेक्साक्लोराइड नाम भी सुना होगा। PCl5 की स्ट्रक्चर क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, एक क्लोराइड यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा और यहां और यहां इस तरह से लगे हुए हैं। फास्फोरस जो सेंटर में है, इसलिए इसे सेंट्रल एटम कह रहा हूं भी मैं, अभी बताने वाला हूं सेंट्रल एटम के बारे में। यह भी क्या है, सेंट्रल एटम है आपका, यह भी सेंटर में है तो सेंट्रल एटम है। ठीक है। सेंट्रल एटम के हम इलेक्ट्रॉन चेक कर रहे हैं, जो आउटर वाले हैं इनके ऑक्टेट पूरे हैं, बट जो सेंटर में है इनका जो ऑक्टेट है वो पूरा या तो नहीं है, या ऑक्टेट मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। सीधी सी बात है, या तो 8 से कम है या फिर उनके अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। देखो इसके पास कितने होंगे, 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। इसके अलावा है जैसे सल्फर है, सल्फर में कितने हो जाएंगे, 6 बॉन्ड बना रखे हैं इसने, तो मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसने भी अपना ऑक्टेट है वो क्या कर लिया है, एक्सपेंड कर लिया है। यह दूसरी लिमिटेशन होगी। तीसरी लिमिटेशन होती है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज,
अब ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन सी होती है भाई, जिसमें ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन हो, जैसे आपका NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन है, NO2 है, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन है, ClO2 है, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन है। एक का बता देता हूं, जैसे NO है, अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में लुईस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, तो वहां पर आपको समझ आ जाएगा। वैसे ब्रीफ में बता रहा हूं यहां पर मैं। जैसे नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, इसे 2 5 लिख सकते हैं, यानी बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस सेल कौन सी होती है, तो आउटर मोस्ट सेल होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल को हम क्या कहते हैं, बैलेंस सेल बोलते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं अभी बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, 2 6 होता है, 8 होता है ना एटॉमिक नंबर इसका। तो क्या 8 मैं ऐसे बना सकता हूं, 1 2 3 4 6 बनाने ना मुझे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये बॉन्ड हो गया। तो यहां पर इसके पास देखो, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए वाले, शेयरिंग वाले दोनों में काउंट करते हैं, तो 6 हो गए, और एक ये है 7 है। तो यहां पर क्या है, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन है, और इनका ऑक्टेट भी पूरा नहीं है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहते हैं। मतलब ये भी इसकी लिमिटेशन है, यानी उसको फॉलो नहीं कर रही है। और इसके अलावा आपका इन्होंने क्या माना था कि जो इनर्ट गैस होती है वो कंपाउंड नहीं बनाती, इसलिए वो स्टेबल है, क्योंकि उनके लास्ट सेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। बट बाद में पाया कि नोबल गैस ने ही कंपाउंड बना लिए। जैसे जिनोन है डाइफ्लोराइड के फॉर्म में, जिनोन टेट्राफ्लोराइड के फॉर्म में, या जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, माने यानी ये कंपाउंड बना रहे हैं जिनोन। ठीक है, कंपाउंड बनेंगे कभी, जिनोन की जब मैं हाई टेम्परेचर या प्रेशर पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है, जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में तो क्या रहता है, ये इनर्ट रहता है। ठीक है, बट ये कंपाउंड बना रहा है, मतलब हम कहेंगे कि जिसको बेस माना वही कंपाउंड बना रहा है, तो ये इसकी क्या होगी, लिमिटेशन होगी। इसी तरह क्रिप्टन है, क्रिप्टन भी आपका क्या करता है, कंपाउंड बनाता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी लिमिटेशन ये थी कि इन्होंने शेप के बारे में कुछ नहीं बताया, स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, और स्टेबिलिटी हो गई, तो एनर्जी के बारे में भी जाहिर सी बात है इसने कुछ नहीं बताया था। एक बात याद रखना भी, जिस भी मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी वो स्टेबल होगा, और जिस भी मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे छोटा बच्चा है, उसने अभी दूध पिया है, तो क्या हो गया, एनर्जी मिल गई उसको, तो वो क्या करेगा, इधर उधर भागता फिरेगा। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद में क्या होगा, जब वो मतलब ये कहेंगे थक जाएगा, यानी उसने एनर्जी अपनी यूज कर ली सारी जो दी थी हमने, है ना, तो वो क्या होगा, वो सो जाएगा। अब सो गया तो मतलब वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और जब एनर्जी थी तो वो क्या था, अनस्टेबल था। सिंपल सी बात है, जिसकी एनर्जी कम होगी वो स्टेबल है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बताया, ये क्या थी, इसकी लिमिटेशन थी। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी एक नए लेक्चर के साथ। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्या, लुईस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।